दोस्तों नमस्कार। जून 2026 की करंट अफेयर्स चल रही है, पार्ट नंबर 8 है और इसके बाद बस एक पार्ट और आएगा और जून की करंट अफेयर्स खल्लास हो जाएगी। मुस्कुराते हुए अपन याद करते हैं। पहली जो खबर है दोस्तों वो है इजराइल को लेके। जो पहली न्यूज़ है वो ये है, भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत और इजराइल के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज़ को लेके हुआ एग्रीमेंट? तो एक जो लेखा परीक्षा जो होती है, लेखा परीक्षा, इसको लेके समझौता हुआ है। और ये लेखा परीक्षा समझौता किस देश में हो गया? इंडिया और इजराइल में हो गया। ठीक है साहब, तो पहली खबर आपने समझ ली, भारत और इजराइल में समझौता हुआ है। किसको लेके? लेखा परीक्षा को लेके हुआ है। क्लियर है? अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, तो बस आप वीडियो के माध्यम से जब सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-3 बार वीडियो देख लेना, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा आपके। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप रिवाइज खुद भी कर लेंगे। अगली खबर देखते हैं दोस्तों मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है वो है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली एक ही रिपोर्ट जारी होती है ट्रेड वॉच क्वार्टरली के नाम से, और ये रिपोर्ट दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। जो नीति आयोग है ना, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी हो गई? ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है वो अभी भी दुनिया का जो 8वां सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। कौन सा? 8वां सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक बना हुआ है इंडिया। 8वां सबसे बड़ा निर्यातक कौन है साहब? भारत है। किसके बारे में बात हो रही है? भारत के बारे में। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में रिपोर्ट जारी करी जिसको कहा जाता है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी करी। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो पूरी दुनिया के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, एक्सपोर्ट कंट्री है। अगर इसके बारे में बात की जाए दोस्तों, ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में, तो ये 8वीं रिपोर्ट है। मतलब जैसे पहली बार जारी हुई होगी, दूसरी बार जारी हुई होगी, तो इस बार जो ये रिपोर्ट जारी हुई है वो 8वीं बार जारी हुई है। 8वीं बार ही जारी हुई है और 8वां ही सबसे बड़ा ये भारत इसमें एक्सपोर्ट कंट्री बना हुआ है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है बास स्कैम। बास स्कैम क्या है? ये बास स्कैम, ये खबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो साइबर फ्रॉड होते रहते हैं ना, साइबर धोखाधड़ी, साइबर क्राइम वगैरह, उससे रिलेटेड है ये। हाल ही में दोस्तों ये घोषणा की है जो अपना साइबर क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जिसको I4C कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। I4C इसका प्रचलित नाम है। I4C ने बॉस स्कैम नाम का जो स्कैम है इसको साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप बस न्यूज़ समझते चलो, दिमाग में बैठाते चलो, आपको पूरी बढ़िया पीडीएफ एकदम तैयार मिलेगी, उससे आप रिवाइज कर लोगे। वीडियोस को देखते जाओ, आनंद के साथ समझते जाओ। ठीक है? I4C जो है सेंटर है, जिसने I4C मतलब इंडिया का जो साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर है उसका नाम है I4C। इसने इस पूरे बास स्कैम को साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। ठीक है? एक आपने दोस्तों ये समझ लिया। अब आप सोचोगे कि बास स्कैम होता ही क्या है? तो ये एक तरह से ऐसा स्कैम है जिसमें कोई सीनियर ऑफिसर, जैसे कोई मान लो बड़ा अधिकारी बनके कोई फ्रॉड बड़ा अधिकारी, आपने स्पेशल 26 पिक्चर देखी होगी, जो कोई भी अधिकारी जैसे वो रियल में अधिकारी नहीं है, वो बस फर्जी में ऑफिसर बन के चला आया आपके यहाँ पे कि आई एम द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और आपके घर पर रेड मार दी, जबकि वो ऑफिसर नहीं था, वो चोर था। लेकिन वो अपनी गाड़ी घोड़े लेके आया, आपको लगा कि वो एक बड़ा अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी नहीं था। तो जब कोई बड़ा अधिकारी फ्रॉड की तरह, फर्जी की तरह ऑफिसर बन के आपसे जो है धोखाधड़ी करता है, उस स्कैम को कहते हैं बास स्कैम। हाल ही में बास स्कैम को साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में डाला गया है। किसके द्वारा? I4C के द्वारा। क्लियर है? अगली न्यूज़ दोस्तों देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है सुपर कंप्यूटर्स को लेके। हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। ठीक है? टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जो है वो जारी होती है। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो रिपोर्ट है ना, जो टॉप 500 वाली, इसमें नंबर 1 पे कौन सा सुपर कंप्यूटर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है दोस्तों लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर। लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर, ये
चाइना का कंप्यूटर है और ये नंबर 1 पे टिका हुआ है साहब। और ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों कि 2017 के बाद 2017 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाइना का कोई कंप्यूटर चीन जो है वो नंबर 1 पे आ गया। यानी चाइना के कंप्यूटर जो लाइन शाइन है, ये 2017 के बाद ऐसा हो रहा है कि चाइना का कोई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नंबर 1 की रैंकिंग पर है। अगर बात की जाए दोस्तों लाइन शाइन की, तो लाइन शाइन कितनी स्पीड से काम कर सकता है, तो ये 2.18 जो एक्साफ्लॉक्स होती है, जो स्पीड इसकी होती है वो होती है एक्साफ्लॉक्स। 2.18 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड से ये काम कर सकता है। कितना? 2.18 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड से। अगर ये नॉर्मल बात की जाए, एक्साफ्लॉप्स आप समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि 10 टू द पावर 18, कितना? 10 टू द पावर 18 फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। 10 टू द पावर फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से ये धुआं मचा सकता है। तो आपने देख लिया टॉप 500 की सूची जो है सुपर कंप्यूटरों की जारी हो रही है। नंबर 1 पे चाइना का इसमें लाइन शाइन है, सब धुआं मचा रहा है। लाइन शाइन 2017 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि चाइना का कोई कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नंबर 1 की रैंक पे है। 2.18 एक्साफ्लॉक्स यानी 10 टू द पावर 18 फ्लोप्स पर फ्लोटिंग पर सेकंड, या फ्लोप्स कह लो, फ्लोटिंग कह लो, इस पर स्पीड के हिसाब से ये नंबर 1 पे टिका हुआ है साहब। अगर इसमें दूसरे नंबर की बात की जाए कि नंबर 2 पे कौन सा सुपर कंप्यूटर है, नंबर 3 पे कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो 2 पे दोस्तों एल कैपिटन ये है नंबर 2 पे। एल कैपिटन कहाँ का सुपर कंप्यूटर है, तो एल कैपिटन दोस्तों आपका अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और अगर बात की जाए तीसरे की, तो तीसरा जो सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है, वो तीसरे नंबर पे है। और ये फ्रंटियर भी दोस्तों कहाँ का है, अमेरिका का ही है। ये आपने 3 सुपर कंप्यूटर दोस्तों बेसिकली समझ लिए। नंबर 1 पे आपका लाइन शाइन है चाइना का, दूसरे और तीसरे पे अमेरिका के हैं एल कैपिटन और फ्रंटियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, एल कैपिटन और फ्रंटियर दूसरे तीसरे पे हो गए, पहले पे आपका लाइन शाइन हो गया चाइना का। ओके साहब, ये आपने दोस्तों जो चीज़ें समझी वो समझी सुपर कंप्यूटर की लिस्ट के बारे में कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। अगर बात की जाए भारत की स्थिति क्या रही है सुपर कंप्यूटरों में, तो इंडिया की तरफ से जो नंबर 1 पे रहा है उसका नाम जो नाम है सुपर कंप्यूटर का वो है एरावत सुपर कंप्यूटर भारत की तरफ से नंबर 1 पे है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो 75वें रैंक पे है, 75वें स्थान पर है। भारत की तरफ से पहला कौन सा हो गया, एरावत। और पूरी दुनिया के हिसाब से ये जो सूची जारी हुई है उसमें एरावत का स्थान कौन से पे है, 75वें नंबर पे है। ये जो एरावत है वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों सीडेक ने। किसने बनाया था, सीडेक संस्थान है जो कि पुणे का एक संस्थान है, इसके द्वारा ये बनाया गया था। क्लियर हो रही है चीजें। तो हमने क्या समझ लिया, एल कैपिटन और फ्रंटियर 2 और 3 पे हैं। नंबर 1 पे है आपका लाइन शाइन चाइना का, 2017 के बाद चाइना नंबर 1 पे आया है। 2.18 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड है, यानी 10 टू पावर 18 जो है वो फ्लोटिंग पर सेकंड की स्पीड है इसकी। एल कैपिटन और फ्रंटियर नंबर 2 नंबर 3 पे हो गए। इंडिया की तरफ से नंबर 1 एरावत है, और एरावत जो है ओवरऑल 75वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे, 75वें नंबर पे। और ये बनाया किसने है, तो ये सीडेक पुणे ने बनाया है, ठीक है साहब। और दोस्तों इसमें अगर देखी जाए कि ऐसे देखी जाए कि किस देश के कितने सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं, यानी सब सर्वाधिक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वाले देश कौन से हैं, सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर वाले जो देश हैं, और इसमें देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है, यानी एक देश ऐसा बताओ जिसमें सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में शामिल है, तो वो देश आपका बन जाता है अमेरिका। यूएसए के दोस्तों इसमें 161 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। कितने, 161। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। पूरा यूरोप मिलाया गया है इसमें, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन पूरा इकट्ठा ही जो है कवर करता है। तो यूरोपीय यूनियन दूसरे नंबर पे है इस पे। और अगर बात की जाए दोस्तों भारत की, भारत सुपर कंप्यूटरों के इस सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर वालों के देश के हिसाब से सात सुपर कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है। क्लियर, यानी भारत के 7 सुपर कंप्यूटर इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिका के 161 शामिल हैं,
और ये नंबर 1 पे है। तो इतना आपने समझ लिया। तो इंडिया के कितने सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं दोस्तों? 7 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल है। ओके, चलो यहाँ आओ, फ्रांसवा एंगलबर्ट। ये कौन है दोस्तों? फ्रांसवा एंगलबर्ट। इसीलिए मेरा थोड़ा मूड भी थोड़ा सा वैसा है कि लोग गलत चीज़ों में मतलब मेरे को समझते हैं कि यार क्या करूं, एक तो पैसा खर्च करो, टाइम खर्च करो, एनर्जी खर्च करो, फिर गालियां सुनो। आगे से तो मैंने कान पकड़ लिए भैया अपने ना, कि जो देखो फ्रांसवा एंगलबर्ट कौन है दोस्तों? तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे, फ्रांसवा एंगलबर्ट। ये कौन थे? तो ये फिलहाल आपको समझना है कि फ्रांसवा एंगलबर्ट नाम के व्यक्ति जो बेल्जियम के रहने वाले थे, इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 93 ईयर्स के थे ये और एक्सपायर हो गए। अब बड़ी बात होगी कि भाई साहब चल बसे कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, तो कुछ तो बड़ी तोप रहे होंगे तभी तो ये नोबेल विजेता थे। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था 2013 का, और ये एक्सपायर हो गए हैं। 2013 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये बड़ा सुर्खियों में है। फ्रांसवा एंगलबर्ट कौन हो गए? 2013 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए, जिनका 93 ईयर्स की एज में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है साहब, अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है जोन्नागिरी सोने की खान। जोन्नागिरी स्वर्ण खदान। ये क्या चीज है? ये एक खदान है सोने की, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुर्नूल नाम की, वहां पे ये खदान है, एक माइन है जोन्नागिरी। यहाँ पे ये फेमस क्यों हुई है? क्योंकि ये भारत की पहली ऐसी प्राइवेट खदान है जो इस तरीके से शुरू की जा रही है, मतलब निजी, प्राइवेट है ये। सबसे बड़ी बात है ये कि निजी है, पहली निजी सोने की खदान है, पहली निजी स्वर्ण खदान, प्राइवेट तौर पर चलने वाली सोने की पहली खदान इंडिया की है। निजी स्वर्ण खदान है पहली, भारत की पहली प्राइवेट सोने की खान कौन सी है? जोन्नागिरी स्वर्ण खदान है, जो कि कहां पर है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है दोस्तों, वो किया है जो आंध्र प्रदेश के सीएम साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, इसका उद्घाटन टाइप का किया है, चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। तो जोन्नागिरी स्वर्ण खदान फेमस हो गई। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, करनूल में है। पहली निजी स्वर्ण खदान भारत की है जो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। चीफ मिनिस्टर जो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है साहब, क्यूएस, अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स, ये क्या है? क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स हाल ही में जारी हुई है। और दोस्तों ये जो फ्यूचर स्किल का इंडेक्स का जो जारी होती है, वो क्यूएस एक संस्थान है, उसके द्वारा जारी हुई। भविष्य में कैसी स्किल रहेगी उसके आधार के लिए, उसको जानने के लिए रिपोर्ट जारी होती है। और आपको जान के बड़ा दुख होगा, या दुख क्या मतलब अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, क्योंकि भारत जो है इसमें वो 13वें स्थान पर है। पहली बात तो ये कि भारत की जो रैंकिंग है वो 13वें नंबर की है इस क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। और ये एकमात्र दक्षिणी एशियाई देश है, इंडिया एकमात्र दक्षिण साउथ एशिया देश है, साउथ एशिया का देश है जो टॉप 15 में शामिल हुआ, जो टॉप 15 में आया है। इंडिया एकमात्र ऐसी साउथ एशियन कंट्री है जो टॉप 15 में शामिल हो पाई है। हालांकि फिर भी इसकी 13 ही रैंक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी जा सकती, फिर भी चलो 13 ही आई। नंबर 1 की बात की जाए दोस्तों, इसमें तो अमेरिका है, सिंपली अमेरिका नंबर 1 है। दूसरे में इसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो 1 और 2 आपने समझा। दूसरे में इसमें ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे इस पे यूनाइटेड किंगडम है। 3 देश बहुत जरूरी है जानना। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम। किसमें? क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स किसने जारी किया? तो क्यूएस नाम की संस्था ही जारी करती है। भारत की रैंक इसमें 13वीं है और भारत एकमात्र ऐसा दक्षिण एशियाई देश है जो टॉप 15 में शामिल हुआ। एक दोस्तों कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी। इस फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों 5वीं, 5th। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर ये पूछा जाए कि QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है तो 13 है, और अगर ये पूछा जाए कि QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में इंडिया की रैंक कितनी है तो भारत की रैंक है 5वीं। क्लियर हो गया, दोनों अंतर आपने समझ लिए। अगली दोस्तों न्यूज़ देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है साहब, इंडिया के 2 जहाज हैं, शिप जो होते हैं वो वियतनाम गए हैं। वियतनाम का पोर्ट है एक रोंगा पोर्ट, रोंगा पोर्ट है एक वियतनाम का, ठीक है। तो वियतनाम का एक बंदरगाह है जिसका नाम है दोस्तों रोंगा पोर्ट। ये रोंगा पोर्ट के में भारत ने 2 शिप भेजे हैं। कौन कौन से भेजे हैं? एक भेजा है INS के नाम से ही जाने जाते हैं, एक भेजा है INS कवरत्ती और एक भेजा है INS उदयगिरी, ठीक है। इंडिया की तरफ से ये 2 पोर्ट जो हैं वो कहाँ भेजे गए हैं? रोंगा पोर्ट में भेजे गए हैं, जो कि वियतनाम में पड़ता है। तो अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो कर लोगे। कौन कौन से जहाज गए हैं? INS कवरत्ती गया है और INS उदयगिरी गया है। कहाँ गया है? रोंगा पोर्ट गया है वियतनाम में, ठीक साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है, एक स्कूल है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबर्ग। देख के लिखना, मतलब देखना, अजीब सा नाम है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग। ये एक कॉलेज टाइप का है, ये कॉलेज है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग। ये पड़ता है दोस्तों स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड एक देश है जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो पूरी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। क्या है कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिशन एक कॉलेज है, स्कॉटलैंड यानी यूनाइटेड किंगडम का एक कॉलेज है, और वहाँ पर 90 किलोग्राम की एक कांस्य प्रतिमा लगाई गई है सुश्रुत जी की। जो आपने सुने होंगे चरक और सुश्रुत, तो सुश्रुत जी अगर आपने सुने हो तो सुश्रुत जी की 90 किलो की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है, कांस्य प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। क्लियर है? सुश्रुत जी जो हमारे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, उनकी 90 किलो की क्या लगाई गई है? कांस्य प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग में। ये रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग में लगाई गई है, स्कॉटलैंड में लगाई गई है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। सुश्रुत जी की 90 किलो की कांस्य प्रतिमा, ठीक है साहब। अगला दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो देखते हैं हम। अगली न्यूज है शिप रिसाइकलिंग को लेके। शिप रिसाइकलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं जहाज पुनर्चक्रण। जहाज पुनर्चक्रण, ये क्या होता है? ये इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जहाज है जो पानी में चल रहे हैं, वो जहाज कभी ना कभी खराब हो जाते हैं, तो खराब जहाज़ों को फिर से रिसाइकिल करके नया बना के तैयार कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है शिप रिसाइकलिंग, यानी कि जहाज पुनर्चक्रण। तो इंडिया ऐसी प्रोसेस करने में नंबर 1 पे है। भारत जो है वो इस जहाज पुनर्चक्रण में, शिप रिसाइकलिंग में भारत जो है वो पहले पायदान पे है, फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का कितना हिस्सा दोस्तों? 35.4%। कितना? 35.4 जो परसेंट हिस्सा है अकेला इंडिया शिप रिसाइकलिंग करता है। यानी पूरी दुनिया में जितनी शिप रिसाइकलिंग हो रही है उसमें 35.4% जो हिस्सेदारी है वो अकेले और अकेले अपने देश की है। ये बहुत अच्छी बात है। तो शिप रिसाइकलिंग में इंडिया कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। और पूरी दुनिया का कितना शिप रिसाइकलिंग इंडिया करता है? तो 35.4% हिस्सा करता है, ठीक है साहब। ये छोटी छोटी न्यूज़ आप देख लेते हो। अगली दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड बैंक से। अभी रिवाइज कर देंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने क्या किया? तो विश्व बैंक ने दोस्तों इंडिया में पैसे दिए हैं ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके। अब बेरोजगारी तो खत्म हो नहीं रही है, पता नहीं पैसा चला कहाँ जाता है, कौन खा जाता है इसे। तो रोजगार बढ़ाने के लिए भारत में रोजगार के अवसरों के लिए विश्व बैंक ने $1.5 अरब दिया है। $1.5 अरब यानी कि $1.5 बिलियन पैसा
वर्ल्ड बैंक ने दिया है ताकि भारत में रोजगार में वृद्धि हो सके। देख रहा है विनोद कितना पैसा आ रहा है। तो भारत ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 1.5 अरब डॉलर किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी न्यूज है, देखते जा रहे हैं। अगली दोस्तों जो न्यूज है वो है सूरज। सूरज मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सूरज नहीं, सूरज कह लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये भी यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पड़ती है? ये यूनिवर्सिटी पड़ती है दोस्तों जयपुर में। राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में पड़ती है। क्या किया है यहाँ पे, क्या तोप चल गई है? तो यहाँ शीशा जो होता है, ठीक है, मैं तो देख के शीशा सा रुमाऊंगी है, तो साहब शीशा वाला जो दिल होता है, तो कुल मिला के जो आईना होता है ना, शीशा, तो शीशे का पता लगाने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने पहली बार कोई जल निगरानी प्रणाली शुरू की है। पहली बार जल निगरानी प्रणाली शुरू की है। जल निगरानी प्रणाली शुरू की गई है किसका पता लगाने के लिए? शीशा का पता लगाने के लिए। क्लियर है? तो सूरज आपने समझा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जयपुर में ये यूनिवर्सिटी है। शीशा का पता लगाने वाली पहली जल निगरानी प्रणाली लॉन्च करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? सूरज बन गई है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बन गई है, जो कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो सवाल आ जाते हैं, कई बार आए हैं साहब। और अगली न्यूज दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये एक रिपोर्ट जारी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई। इस रिपोर्ट से हर बार सवाल आया है, इस बार भी पूरी उम्मीद है। पहली बात तो ये रिपोर्ट दोस्तों IMF ने जारी की है। किसने? IMF द्वारा ये जारी होती है, साल में 2 बार होती है। सबसे बड़ी बात तो ये साल में 2 बार होती है। कितनी होती है? साल में 2 बार IMF के द्वारा ये जारी होती है। सबसे बुरा जो इस बार लग रहा है बताते हुए वो ये लग रहा है कि जो भारत की रैंकिंग है वो खराब हुई है। भारत पहले 4th रैंक पे हुआ करता था, जो फिसल गया साहब, खिसक गया, जो फिसल कर 6th रैंक पे आ गया है। इंडिया पिछली बार की जो रैंकिंग आई थी, जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें पहले 4थे नंबर पे था, अब फिसल कर 6वें नंबर पे आ गया है। एक तो सबसे बात खराब ये हो गई। अब हमें ये भी जानना है कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, और 1 2 तो देख ही लो। नंबर 1 पे दोस्तों बिना कहे समझ जा करो, बाप सबका अमेरिका ही चल रहा है, तो नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे आपका चाइना है, और तीसरे पे आपका जर्मनी है। ये साहब 3 ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3 पे चल रहा है। फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकंड पे है चाइना, और थर्ड पे है जर्मनी। ठीक है, भारत 4थी रैंक से खिसक के 6वीं पे आ गया। क्यों आ गया? कारण क्या है इसके पीछे, क्यों इंडिया रैंकिंग में खराब हो गया? तो कारण भी जानने हैं आपको, क्यों है इंडिया की रैंकिंग खराब। पहला मुद्दा तो दोस्तों ये है कि जो GDP वाला मैटर, जो रिपोर्ट जारी होती है वो GDP के आधार पर जारी होती है, और GDP का जो आधार वर्ष है वो बदल गया। आधार वर्ष यानी जो बेस ईयर होता है वो पहले था 2011-12, पहले था 2011-12, और अब जो है वो बदल के हो गया है 2022-23। इस वजह से भी इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो खराब आई है, क्योंकि आंकड़े पूरी तरीके से चेंज हो गए। अब 2011-12 के हिसाब से देखा जाएगा तो चीज़ें दूसरे हिसाब से लग रही थी। अब नया लेटेस्ट जो आया है वो 2022-23 के आधार पर आया है। इसी वजह से इंडिया की रिपोर्ट्स खराब हो रही हैं। 4थे नंबर से इंडिया 6वें नंबर पे आ गया। और क्या कारण है? एक कारण वो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि जो हमारा डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है, उसके मुकाबले जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये 2 बड़े कारण हैं। एक तो GDP का जो आधार वर्ष है उसमें बदलाव हुआ, आधार वर्ष में बदलाव हुआ। पहले 2011-12 का आधार वर्ष था, उसको चेंज करके 2022-23 का कर दिया, इसलिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4 नंबर से 6 रैंकिंग पे आ गई। और एक बड़ी बात जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिए कि डॉलर जो है मजबूत होता चला जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। मीडिया वाले ऐसे हैं, वो ये कह रहे हैं
कि डॉलर मजबूत नहीं, वो रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो मीडिया वाले ही आज के ज़माने में क्या ही कहा जाए। तो ये आपने बेसिकली बड़े बड़े जो रीजन्स देखे वो ये देखे कि डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है और आधार वर्ष में चेंज हुआ। और रैंकिंग आपने समझ ली कि इंडिया की रैंक 4 नंबर से 6 नंबर पे आ गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? IMF ने जारी की है। साल में कितनी बार जारी होती है? 2 बार जारी होती है। ठीक है साहब, इस तरीके से दोस्तों ये करंट अफेयर्स में पूरा कंप्लीट हुआ। आज का एक छोटा सा पार्ट और आएगा, उसमें पूरी जून की करंट अफेयर्स खत्म होगी, मेरा भी टेंशन खत्म होगा। लिख के दोस्तों मैंने कराई, मैं लिख के कराता हूँ तो ज़्यादा चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं। और अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मेरा दोस्तों आगे से जो आपका जैसे लेखपाल परीक्षा को मैं बहुत इन्वॉल्व रहा, बदले में जो होता है ना आलोचना ही मिल रही है, आप चाहे कितना भी अच्छा करो, तो मेरा अंदर से मन उतना खुश नहीं है, इसलिए मैं आज उसने स्माइलिंग फेस के साथ आ नहीं पाया। जब होता ना कि आप उतना मतलब बेबुनियादी कोई आरोप लगा दे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह, मेरी वजह से क्या हुआ? मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ, मैं तो हर आंदोलन में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं जो मैंने छोड़ा नहीं, मैं तो गई हूँ लगभग सभी में। और मतलब आप बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो फाइनेंशियल सपोर्ट में भी पीछे नहीं हट रहा, मेंटल सपोर्ट में भी पीछे नहीं हट रहा, लेकिन फालतू की बकैती नहीं कर पाता मैं कि साहब पूरे दिन वीडियो बनाता रहूँ लेखपाल की, इधर की ये हमने ये किया, हमने वो किया, हम पहले वहाँ वार्ता की, वो हमसे मेरे को होता नहीं है। और मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ अच्छी लगती है कि अगर बात कोर्ट केस की थी तो 8 जुलाई से 15 जुलाई हो गई, 20-16 जुलाई हो गई, कोर्ट केस क्यों नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, इसलिए मैं बोल देता हूँ। बाकी किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी दोस्तों, मैं तो वैसे भी बहुत कान पकड़ लिए भैया, लेखपाल में इतना इन्वॉल्व होकर इतनी बदनामी मिली, आगे से तो भाई बस सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, इतना ही अपना काम रहेगा। शुक्रिया।